हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउन टू अप। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बेसिकली लेके आए हैं आपके लिए जनरल साइंस की सीरीज़। जैसा आप जानते होंगे कि हर एग्ज़ाम में जनरल साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन तक आते हैं और इसका क्रेज़ अब हल्के हल्के बढ़ता चला जा रहा है। बेसिकली पीसीएस तक के एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो इसी के क्रम में हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा और देखिएगा इससे आपको कितना बेनिफिट मिलता है। मेरी एक बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइएगा, जिससे आपको पता चल सके कि इस सीरीज़ से आपको कितना लाभ हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हमारी बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास होगी और आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान। प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि विज्ञान जो है वो व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसमें कल्पनाओं का कोई भी समावेश नहीं होता है, जो कि निश्चित है, व्यवस्थित है और क्रमबद्ध है। उसी को हम बेसिकली विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की शाखाएं जैसे जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसके अलावा भी जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं होती हैं, जैसे कृषि विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है और भी कई तरीके की शाखाएं मानी जाती हैं। तो जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी बेसिकली दो शब्द बायो और लोगोस, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीव और लोगोस का होता है अध्ययन। अर्थात इसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों एवं उनकी संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वो लेमार्क साहब और ट्रेविनस साहब ने किया था। लेमार्क साहब जो थे वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जो है वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन जीव विज्ञान का विस्तृत अध्ययन जो है वो अरस्तु साहब हमारे जो हैं उन्होंने किया था। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु साहब कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जीव विज्ञान का विस्तृत अध्ययन किया था। जीव विज्ञान की शाखाएं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी आती है। इसके अंतर्गत और भी इसकी जैसे शाखाएं जैसे कृषि विज्ञान हो गई, औषधि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का सीधा सा मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी बॉटनी के अंतर्गत हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रैक्टस साहब हमारे कहलाते हैं और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसे हिस्टोरिया प्लांटेरुम कहते हैं। इसी प्रकार जंतु विज्ञान में आप देखेंगे तो इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और जंतु विज्ञान के जो फादर हैं वो अरस्तु साहब हैं। याद रखिएगा, जैसे जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखी थी। इसी प्रकार जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म
यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक साहब जो हमारे हैं वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। आप तो जीवों के लक्षण, जैसे कोई जीव जीवित है ये हमको कैसे पता चलता है? बेसिकली हम उसे देखते हैं कि वो सांस ले रहा है, चल रहा है, या उसमें दर बदर छोटे से बड़ा हो रहा है। बेसिकली इसमें तभी तो पता चलता है कि कोई जीव जीवित है या नहीं जीवित है। इसी को जीवों के लक्षण कहा जाता है। जैसे इसमें दिया गया है, जीवित पदार्थ के अपने कुछ निश्चित लक्षण हैं जिनके आधार पर यह समझा जाता है कि जीव अर्थात जीवन एक अमूर्त वस्तु है। आधुनिक खोजों के आधार पर कहा जाता है कि जीवों का निर्माण करने वाले विशेष संगठित पदार्थ तथा प्रदर्शित क्रियाओं जैसे चलन है, श्वसन, पोषण, जनन आदि की अभिव्यक्ति ही जीवन है। मैंने आपको बताया था जैसे कि कोई भी जीव जीवित कैसे होगा, इसलिए वो हमें ऐसे ही पता चलेगा जैसे कि वो चल रहा है, सांस ले रहा है, खा रहा है या अपने समान बच्चे पैदा कर रहा है। अतः इन क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं। इन सभी क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं। जीवों के जैसे लक्षण इसमें दिए गए हैं, निश्चित संगठन होता है और उपापचयी प्रक्रियाएं, जैसे जीवों में सभी जीवन प्रक्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि, जनन आदि का संचालन जटिल रासायनिक पदार्थों के विघटन एवं निर्माण के क्रम में उत्सर्जित एवं प्रयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है। इसका बेसिकली मतलब यही है कि जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है। और बेस्ट पदार्थ जो आता है, बेस्ट पदार्थ जो बचता है, बेस्ट मटेरियल, वो हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। जैसे जीवों के सरल रासायनिक पदार्थ एवं ऊर्जा द्वारा जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण उपापचयी परिवर्तन यानी एनाबॉलिक चेंज कहलाता है। इसे स्वांगीकरण कहा जाता है। ये बेसिकली हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं। इसके विपरीत जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ, जो जटिल रासायनिक पदार्थ जैसे शर्करा हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। शर्करा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं के क्रमबद्ध विघटन से ऊर्जा का विसर्जन होता है और सरल यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, यूरिया, यूरिक एसिड यानी बेस्ट मटेरियल बनता है। इसे बेसिकली हम कैटाबॉलिक चेंज इसे कैटाबॉलिक चेंज कहा जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि ये जटिल रासायनिक पदार्थों के क्रमबद्ध विघटन से जब ऊर्जा निकलती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। और ये स्वांगीकरण भला भी पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा। और जैसे जीवों के लक्षण में आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास का सीधा सा मतलब है जैसे हमारी जो कोशिका होती है, सेल, जो हमारी सेल होती है वो बेसिकली विभाजन करती है और विभाजन के माध्यम से नई कोशिकाओं में बदलती है। एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, ऐसे ही हमारा पूरा शरीर बढ़ता चला जाता है। जो वृद्धि होती है वो भी कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है और जो विकास होता है वो भी कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। प्रजनन, चौथा लक्षण है प्रजनन। प्रजनन का मतलब बेसिकली यही है कि कोई भी जीव अपने समान बच्चे पैदा करता है तो उसे प्रजनन कहा जाता है। श्वसन जानते ही होंगे आप, हम लोग सांस लेते हैं, उसे श्वसन कहा जाता है। पोषण, पोषण का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जो हम खाते हैं फिर उसका जैसे कैसे पाचन होता है, कैसे हमें ऊर्जा मिलती है, कैसे हमारे शरीर से बेस्ट मटेरियल निकलता है, उन सब में पोषण आ जाता है। उत्सर्जन और अनुकूलन,
ये भी जीवों के लक्षण माने जाते हैं। किसी भी जीव के शरीर में वृद्धि एवं विकास का मुख्य कारण कोशिका विभाजन होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वृद्धि एवं विकास के लिए मुख्यतः कोशिका विभाजन ही आधार होता है। जैसे एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं, दो से कोश चार बनती हैं और चार से आठ, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे हमारे शरीर का और ऑर्गन्स का निर्माण होता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक में घनिष्ठ संबंध होता है। कोशिका तथा कोशिका की वृद्धि के कारण एक ऐसी स्थिति आती है जब यह संबंध टूट जाता है तथा मात्र कोशिका संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार एक मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, अथवा इसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं। इसमें बेसिकली यही लिखा है कि जैसे जो हमारा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म ये होता है और केंद्रक होता है, इसमें विभाजन होता है। ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो बड़ा होते होते एक ऐसी स्थिति आती है जब ये दो भागों में विभाजित हो जाता है और इससे दो कोशिकाएं बनती हैं। फिर ऐसे ही 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। कोशिका विभाजन जो बेसिकली है 3 प्रकार का होता है। जैसे समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन ये सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में प्राप्त होता है। इसकी खोज फ्लेमिंग जो साहब हमारे थे, उन्होंने 1882 में की थी और इसे दो भागों में विभाजित किया था, जिसे कायरोकाइनेसिस, इस प्रक्रिया में केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस, इसमें कोशिका द्रव्य जो दो भागों में विभाजित हो जाता है। केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये सभी हम अपने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन सब में ये सब आपको अगले चैप्टर में मिलता जाएगा, तो इसलिए परेशान मत हो गइएगा किसी भी टर्म से और साथ में बने रहिएगा। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं, दो संतति कोशिकाएं बनती हैं और सभी प्रकार के समान होती हैं। इसमें जो संतति कोशिका होती है, देखो गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। घाव का वर्णन और अंगों का पुनर्निर्माण समसूत्री कोशिका के विभाजन के ही उदाहरण है। जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे चोट लग जाती है पैर में या वो मांस दिखने लगता है, तो उसके में जो घाव हो जाता है, वो जो घाव भरने की प्रक्रिया है वो हमारी समसूत्री कोशिका के द्वारा ही होती है। और जो अंगों का पुनर्निर्माण भी होता है, जैसे चोट लग जाती है तो मांस थोड़ा सा कहीं से निकल जाता है, तो वो बेसिकली हल्के हल्के सही हो जाता है, तो वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन दूसरा प्रकार है। ये प्राय जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी गैमेट्स जो हमारे होते हैं उसमें ही होता है। ये पौधों में ये परागण व भ्रूणकोश के निर्माण के समय तथा युग्मज में बीजाणु के निर्माण के समय होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होने वाली कोशिकाओं में होती है, इसमें बेसिकली गुणसूत्रों की संख्या जो है मात्र कोशिकाओं से आधी अगुणित रह जाती है, ये याद रखिएगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जो खोज है वो फार्मर और म्यूरे साहब ने 1905 में की थी। अर्धसूत्री कोशिकाओं का अध्ययन जो है वो बेसिकली पुष्प कलिकाओं के पराकोशों में सुगमता से किया जा सकता है, और यह विभाजन लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। बेसिकली जो भी हमारी लैंगिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी इसी के द्वारा होती हैं। अगला उदाहरण जैसे वृद्धि एवं विकास, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। जैसे वृद्धि एवं विकास ये बेसिकली कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। जैसे जब हमारे मेल गैमीट और मादा गैमीट
का निषेचन करवाया जाता है। इससे जायगोट का निर्माण होता है जो कि सेल डिवीज़न है। फिर जायगोट से जब जायगोट में सेल डिवीज़न होता है उसके बाद एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण होता है। फिर सेल डिवीज़न होता है और इससे फ्यूटस यानी बेबी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है और बेबी के ऑर्गन्स का निर्माण होता चला जाता है। प्रजनन प्रजनन की डेफिनेशन जैसे है, प्रजनन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी, जिसके जैसे प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीवधारी अपने समान बच्चे पैदा करता है। ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जो है वो उसमें लैंगिक पार्ट जो लैंगिक भाग होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, यानी सिंगल पेरेंट से बच्चे की उत्पत्ति होती है। ये किसमें बेसिकली यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म यानी योग एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें पाया जाता है। और सिंपल एनिमल्स में क्लोन क्या है, क्लोन भी अलैंगिक प्रजनन का ही उदाहरण है, क्योंकि क्लोन में लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं। क्लोन बेसिकली कहते हैं किसको, याद रखिएगा, जो मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होता है उसे क्लोन कहते हैं। यानी मॉर्फोलॉजिकल का मतलब सीधे बाहरी संरचना हो गया, और जेनेटिकली मतलब आंतरिक संरचना, जैसे जीन के आधार पर जो संरचना पाई जाती है उसके आधार पर सेम जो होता है वो बाहरी और जीन के आधार पर सेम होता है, उसको क्लोन कहते हैं। क्लोन की खोज जो है हमारे इयॉन बिलमुट जो कि रोजलिन इंस्टीट्यूट के थे उनके द्वारा की गई थी, और इन्होंने सर्वप्रथम जो भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था और उसका नाम डॉली रखा था। भेड़ का क्लोन तैयार किया था, उसका नाम डॉली रखा था। तो क्या भारत में भी अभी क्लोन का निर्माण किया जा रहा है? तो भारत में कुछ संस्थान हैं जिन्होंने क्लोन निर्माण में सफलता प्राप्त की है, जिनमें एक है NDRIA नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याण हरियाणा। इन्होंने क्या बनाया था, भैंस का क्लोन तैयार किया था जिसका नाम इन्होंने गरिमा रखा था। और जो है हमारी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो न्यू दिल्ली में स्थित है, इन्होंने भी क्लोन बनाया था। इन्होंने बेसिकली बकरी का क्लोन बनाया था 2012 में, और इसका नाम नूरी नाम रखा था। जो अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण में देख सकते हैं आप, इसमें फिजन आता है। अलैंगिक प्रजनन में फिजन, बर्डिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आते हैं। इसमें देखिएगा फिजन को दो भागों में पाया जाता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि जैसे एक जीव से दो जीव का निर्माण होना, और मल्टीफिजन फिजन का मतलब यही है कि एक जीव से कई जीवों का निर्माण होना। इसका बाइनरी फिजन का उदाहरण सबसे अच्छा अमीबा और पैरामीशियम, जबकि मल्टीपल फिजन का जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम। बर्डिंग में बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे अभी आपको मैं चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। ये इसमें देखिएगा हल्के हल्के ऊपर से बड टाइप में निकले होते हैं, और बेसिकली ये हल्के हल्के, जैसे इसमें देखिएगा न्यूक्लियर दिया हुआ है ये, और इसमें न्यूक्लियस हल्के हल्के दो भागों में विभाजित होता रहता है और बड बनता रहता है, और अंत में ये इससे अलग हो जाता है। इसे बेसिकली बडिंग कहा जाता है। बडिंग के एग्जांपल में हाइड्रा है, स्पंज है और ईस्ट है। ये आप इसमें चित्र देंगे, जैसे ये बाइनरी फिजन का उदाहरण ये दिया गया हुआ है। ये अमीबा में बेसिकली दिया हुआ है, जिसे एक अमीबा से दो अमीबाओं का निर्माण होता है। और पैरामीशियम में यहाँ पे चित्र में दिया गया है, जिसे एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम, ये हल्के हल्के बनते रहते हैं। इसी प्रकार प्लाज्मोडियम में मल्टी फिजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्लाज्मोडियम का केंद्रक है, ये कई प्रकार के केंद्रक इसमें बनते रहते हैं और ये हल्के हल्के अलग हो जाते हैं, जिससे कई तरीके के प्लाज्मोडियम बन जाते हैं।
और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें बेसिकली जैसे ये दिया गया है, ये आलू है, अदरक है, इन पे किले किले टाइप में निकल आते हैं। इन्हीं से बेसिकली नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे लैंगिक अंग हैं, जैसे नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, ये जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। इसमें बेसिकली जब ये भाग लेते हैं तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसे जाय गैमीन जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से बेबी का, जैसे इसमें आपने बताया था, जैसे लैंगिक भाग लेते हैं तो इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है और एम्ब्रियो से बेबी का। निषेचन, निषेचन बेसिकली जब मादा गैमीट और जन गैमीट मिलते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन बेसिकली क्या है, जो शरीर के बाहर गैमेट का निर्माण करता है। सॉरी, गैमेट नहीं, जाइगोट। जाइगोट जो शरीर के हमारे बाहर जाइगोट का निर्माण होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके बेसिकली बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो मछली और उभयचर वर्ग, मछली और उभयचर वर्ग एल्गी है, क्योंकि इनका जो जाइगोट जो बनता है वो पानी में बनता है। ये बेसिकली अपने शरीर से वो निकालते हैं और पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। आंतरिक निषेचन क्या है? आंतरिक निषेचन जिसमें जाइगोट का निर्माण जो है मादा के शरीर के अंदर होता है, अर्थात नर और मादा युग्मक का निषेचन शरीर के अंदर होता है। इससे जैसे फंगाई है, एनिमल है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। याद रखिएगा, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो एक बाह्य लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। इसका मतलब सीधा सा है कि इसे लैब में तैयार किया जाता है, ना कि किसी मादा के शरीर के अंदर। क्लोन जो है वो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। जैसे मैंने बता ही चुका हूँ कि क्लोन जो होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम प्रोसेस क्लोनिंग, यानी जो बाहर से और आंतरिक तौर पर जो सेम है जीन के स्तर पर, उसे हम बेसिकली क्लोन कहते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।